और सचिन जी कैसे हो आप? बस आयुष भाई बढ़िया है। आप बताइए कैसे हो। अरे बढ़िया चल रहा है सब यार, सब कुछ सही चल रहा है। कि यार बात थी मेरे मनो मस्तिष्क में, बहुत दिनों से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पूछिए वैसे ये जो किसने रोका है सरकार, आप। स्पेशली ये जो सरकार यार, मैं करीब 10 सालों से देख रहा हूँ कि एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है। जो हमारे पूर्व अच्छा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि जब हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो खाते में 5-10 रुपये पहुंचते हैं। बिल्कुल। और अब ऐसा है कि सारे पैसे बिना कटे हुए अकाउंट में खाते तक पहुंच जा रहे हैं। तो हाँ। क्या आपने भी ऐसा कुछ परिस्थिति देखा है? क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव देखा है? आपके खाते में आ पा रहे हैं पैसे सारे? हाँ। अभी मेरे खाते में तो ऐसे कुछ ज्यादा बेनिफिशियरी के पैसे नहीं आए पाए, बट हाँ मेरे मम्मी पापा वगैरह और आसपास के जो लोग हैं उनके खातों में आ पाए हैं। स्पेशली जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था 9th 10th में, तब मेरे पास डायरेक्ट खातों में पैसे आते थे। तो वो सबसे बात था कि पहले गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स के द्वारा हमें पैसे मिलते थे कैश में, तो अब वो सिस्टम हट गया है, सीधा ऑनलाइन पैसे आते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। सचिन, जैसे एक मेरा इस विषय पे एक विचार था। अगर जैसे हम जी। सबको पता है, हम सब अवगत हैं कि हमारे देश में गरीबी है। एक बहुत बड़ा हाँ। अभिशाप होता है गरीबी, और हमारे देश में गरीबी है। लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी को डीबीटी प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई हम कंसेंसस देते हैं, हम्म। तो हम पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं। हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते, वहां से हम उनको उस जोन से हम निकाल नहीं सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ हाँ। कि अगर देश में पॉवर्टी जी। है, ठीक है, तो हम सरकार को हाँ। रेवेन्यू पे कर रहे हैं, ओके। तो सरकार क्या कर रही बिल्कुल। है? इस पैसे को डीबीटी पे खर्च कर रही है, और उसको हाँ। खर्च करना चाहिए हमारे कैपिटल, कैसे हम कैपिटल को बढ़ाएं। अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होता। अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो प्राइवेट कंपनियां इंटरेस्टेड रहती, और इससे लोगों को जॉब मिलता, और इससे कहीं ना कहीं लोग अपने हाँ। गरीबी से निकल पाते। जी। और एक दिक्कत और आ रही है, ये जो डीबीटी जिस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, तो इसमें पहला चीज आता है फूड ग्रेन। आज मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ जिससे आपको ताज्जुब होगा, थोड़ा सा आपको धक्का भी लगेगा। हमारे देश में लगभग जी। 67% लोग फ्री में 5 किलो अनाज ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो केवल 4.8% है। ये अनाज हाँ। उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये सबको मिल रहा है। और आपको पता ही होगा आजकल ये चीजें देखने में भी आई है। आज एक छापा पड़ा था तेलंगाना में, जहां में एक हम्म। एक परिवार के पास एक राशन कार्ड होता है, लेकिन वहां पे प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक राशन कार्ड था, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमने जो खाते की बात की, हमारे देश में 83% लोगों के पास अपना खाता है, लेकिन 17% लोगों के पास नहीं है। और वो 17% लोग असली हकदार हैं। एक व्यक्ति अगर मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपना खाता बना पाएगा, खोल पाएगा खाता वो अपना? क्योंकि बैंक वाले उससे एड्रेस पूछेंगे। एक बोलता है। वो क्या बताएगा कि हाँ। मैं बस स्टॉप के नीचे सोता हूँ? और अगर हम हमने अभी अन्न की बात की, हमने खाता की बात की, मैं आपको एजुकेशन और हेल्थ की बात बताता हूँ। हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा में 1950 से लेकर के और अभी तक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। 1950 से लेकर 70 तक सरकार ने इरिगेशन पे ज्यादा काम किया, डैम्स को बनवाया। 70 से 80 तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। उसके बाद जब 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया, उसके बाद से हाँ। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन अब प्राइवेट होते जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है, शिक्षा तो मिल रहा है, लेकिन सबके पास वो शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है जो वो क्वालिटी एजुकेशन है। और साहब ताज्जुब तब होता है जब मैंने एक डाटा देखा कि हमारे देश में लगभग 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। जी। तो यार गुस्सा तो आएगा ना सरकार पे। ये जो स्टूडेंट एजिटेशन हुआ, तो हम इसको यार इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, पॉलिटिकल लोग उसमें जुड़ गए थे, अभिजीत देवके का मैं बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा तो है ना छात्रों में, तब तो वो अपना आक्रोश दिखा रहे थे वहां पे। आपका क्या विचार है इस पे? बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ आयुष भाई। आपने
आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके जो मतभेद हैं सरकार से, फिर उसके बाद जो बाकी मतभेद सरकार से होते जा रहे हैं, और जो भी समाज में हमारी कमियां थोड़ी हैं, सी जो ध्वनि आप अगर तेज कर आपस दें। में आपस में थोड़ी इंटरलिंकिंग जो कमियां हैं हमारे समाज की, देश की, वो आपको मिक्स कर रहे हैं। तो आयुष भाई, अगर जैसे मैं आपको डायरेक्ट बेनिफिट, आपने 4 मेन प्रॉब्लम बताई कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सही जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा, दूसरा करप्शन, तीसरा इनइक्वालिटी, और दूसरा चौथा जो आजकल जो समाज में माहौल चल रहा है, स्कूल क्लोजिंग और एजुकेशन रिफॉर्म। तो आयुष भाई, सबसे पहले आपने ज़रा बात की कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आयुष भाई, सबसे बड़ी कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ी कैपिटल है, तो जब ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं होती, उसका ग्रोथ नहीं होता, तो बाकी सारे जो कैपिटल हैं, उसका ग्रोथ करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास उतने ज़्यादा, और जब हम ह्यूमन कैपिटल को भी डेवलप करने के लिए हमारे पास बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। अभी हमारे देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए सरकार के पास एक ईज़ी और मोस्ट इफेक्टिव वे होता है तो एक काउंटर डायरेक्ट क्वेश्चन है बेनिफिट आपसे, ट्रांसफर सवाल का। इस पे ही आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि हाँ, ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा कैपिटल है। साहब, तो अगर आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो हमारे लिए कैपिटल कैसे होगा? ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, आपने बहुत अच्छी बात की। ये भी इसी कमी से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि कोई भी एक समस्या एक एक समस्या नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी समस्याएँ जुड़ी हुई होती हैं आयुष भाई। हुँ। तो हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो रही, तो सरकार ने उसका एक रास्ता अपनाया कि हम लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, ताकि जो अपनी वो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उसका इस्तेमाल कर सकें, ताकि उनको थोड़ा-सा वो हो, जैसे सरकार उनके अकाउंट में पैसे भेज देगी, तो वो पहले अपने बिजली का बिल भर पाएँगे अच्छे से, पानी का अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँगे, अपना राशन पानी जो बेसिक दिनचर्या होती है उनकी, मेडिसिन्स वगैरह का वो उस पैसे से इस्तेमाल कर पाएँगे। ये है सरकार का उद्देश्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। भारत में जितनी भी स्कीमें आजकल में चल रही हैं, वो सारे एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ पे लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ जो बीच में मिडलमैन्स होते हैं या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये। आयुष भाई, यहाँ पे एक बात मेन इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने जब 2013 में ये स्कीम स्टार्ट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, और लगभग आज उसको 13 साल हो चुके हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी करप्शन प्रोग्राम था, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने बहुत सारे मिडलमैन को, कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा दिया। लोगों के पास डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचा। दूसरी बात आपने कही कि भारत में 87% लोगों के पास बैंक खाते हैं, 17% के पास नहीं है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हो कि 17% के पास नहीं है, वो ज़्यादा हकदार है। बट अगर आप एक बड़ी पिक्चर के तौर पे इसे देखोगे ना, कि भारत में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट थे, तो इसका नंबर बहुत कम है। आज ये 87% तक पहुँचा है, तो सिर्फ़ डिजिटल इंडिया मिशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार कार्ड और मोबाइल लिंकिंग जैसी बहुत सारी जो योजनाएँ निकली हैं, उसकी वजह से पहुँचा है। आज हम 87% जनता को किसी समस्या आने पे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। 17% को नहीं भेज सकते, मैं एडमिट कर रहा हूँ। उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ आगे की योजनाएँ लाएँगे। तीसरी बात, आपने कोरोना में देखा होगा कि जब पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सड़कें, हाईवे सब जाम पड़े थे, तो सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सबसे बड़ा यूज़ करते हुए लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे। फिर वो जिससे जैसे मर्ज़ी उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को दवाइयों में खर्च करना है या राशन पानी में खर्च करना है। ठीक है? अब मैं जो आपका दूसरा मेन प्रश्न था करप्शन का, इससे सबसे पहली बात, करप्शन कम हुआ है। मैंने आपको कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी करप्शन प्रोग्राम था। तो इसकी तारीफ़ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कई विदेशी देशों ने भी की, और आजकल लोग इसी स्कीम को अपने देश में थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरा, जो इक्वालिटी की आपने बात कही कि लोगों के पास जो एड्रेस प्रूफ नहीं है, या फिर जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं, जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं है, जिन तक ये सुविधा नहीं पहुँच पा रही, तो इसके लिए सरकार का काफ़ी लंबे समय से प्रयास जारी है। बट ये है कि हमारे देश में, मैंने कहा कि एक समस्या नहीं होती, कई सारी समस्या है। हमारे देश में सिर्फ़ ये समस्या नहीं है कि जो लोग पुलों के नीचे रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे रह रहे हैं, उनको बैंक अकाउंट से पैसा फँसाना है। हमारे देश में कैसी
बहुत सारी जो गैर राष्ट्रीय ताकतें हैं, जो एंटी नेशनल हमारे देश में ताकतें हैं, जो बहुत सारे म्यांमार, बांग्लादेश से रोहिंग्या मज़दूर हमारे देश में आके घुस जा रहे हैं, तो उनको तो हमें बेनिफिट नहीं देना ना। उनके लिए तो कुछ थोड़ा ऐसे अलग करना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पे अभी फेल हो रही है कि ऐसा सिस्टम लाने में। तीसरा, जो पुल के नीचे रहने वाला आदमी है, रेलवे स्टेशन के नीचे रहने वाला आदमी है, आप उसे कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे कि वो भारतीय है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है? क्या पता वो पाकिस्तान का एक जासूस हो और आप उसे बैंक खाते में पैसे देने लगो। फिर इसी में एक बात और मैं जोड़ता हूँ कि ना फिर जब उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो हो सकता है उसके पास आधार कार्ड भी ना हो, कोई राशन कार्ड भी नहीं है, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए वो अलग-अलग स्कीमों के ज़रिए काम कर रही है। मैं मानता हूँ कि वो स्कीमें हमारे पास अभी काफ़ी नहीं है काम करने के लिए। आगे हम लोग सोच के अच्छा सचिन जी, सरकार को उस लेवल पे sorry सोच for के the interruption, but काम I have a करेगी। question in my mind that you don't think that the government using the DBT scheme as a political weapon nowadays? वो थोड़ा बहुत जो रेवड़ी कल्चर हमारे देश में आजकल चल पड़ा है, वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल हो रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट आपको मैं ट्रांसफर बता शुरू दूं, आपको मैं एक बस आंकड़ा देना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ अपने बिहार से, तो बिहार को हाँ, बिहार ने बोरो किया था लगभग पैसे वहां से, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने बिहार हाँ, सरकार को पैसे दिए थे, और उस पैसे को बिहार सरकार ने 10,000 रुपए देने के लिए खर्च कर दिए। हाँ। बिहार सरकार को अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए ताकि आप मुझे वोट दे सको, और वो कामयाब भी हो गए, जीत गए। तो इस पे ये आपका क्या बिल्कुल विचार है? मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ क्योंकि जब हम एक मन में वो विचार बाँध लेते हैं कि जब हमारा पॉलिटिकल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्य से बड़ा हो जाता है, तब ये कारनामे ऐसे होते हैं और हर सरकार ऐसे कारनामे करती आ रही है। बस वो सबका स्वरूप अलग-अलग होता है। राजीव गांधी के सरकार में राजीव गांधी ₹1 देता था, जनता तक 15 पैसे पहुँचता था, तो बीच के लोग खा जाते थे, राजीव गांधी खुद नहीं लेता था। सरकार अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हुई है, सरकार यहाँ से आईएमएफ से पैसा लेगी, खुद पैसा अपने पास भी नहीं रख रही, ना किसी मिडलमैन को दे रही है, वो सीधा गवर्नमेंट लोगों को दे रही है ताकि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता रहे। हम्म। तो यहाँ पे ये गेम चल रहा है। पहले करप्शन का गेम चलता था, यहाँ पे पॉलिटिकल गेम चल रहा है। पॉलिटिकल गेम के पीछे करप्शन का गेम चल रहा है, जो हम सबको पता नहीं चल पाता, दिखाई नहीं दे पाता। और बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारे देश में जो अंधाधुंध तरीके से हो रहा है रेवड़ी कल्चर, वो बिल्कुल समस्या है। आपको अभी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम्पल ही पता होगा कि वो कैसे हिमाचल प्रदेश पूरा बैंक करप्ट होने के तैयारी पे है। उसका डाटा ये है कि वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए कमाता है, बट 46 लाख रुपए वो खर्च कर रहा है। मतलब वो 6,000 करोड़ रुपए घाटे में जा रहे हैं, सोचो। अरे यार, इसके बाद भी हिमाचल वो सरकार हिमाचल छोड़ो सुधरी ना, नहीं है। तमिलनाडु की बात करते हैं ना हम, वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षित तौर पे पेश किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप हाँ, जाकर के विजय के मतलब प्रोमिसेस को देखो, जो रेवड़ी कल्चर का उन्होंने लोगों से वादा किया, उसको भी आप देखो जाके। लोग एक बिहार यूपी को एक टैग दे देते हैं कि हाँ यार, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, वोट दे देते हैं। ये पूरे देश में हाँ। व्यापक हो चुका है, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना रोटी सेक रहा है डीबीटी के नाम पे, वोट के लिए। बिल्कुल वो है ना चोर-चोर मसोरे भाई। अब भाई विजय को भले ही हम कह सकते हैं कि वो 10 काम आगे जाके कर दे, 100 काम और अच्छे आगे जाके करने वाला हो, बट सत्ता में आना इज़ मेन पॉइंट भाई आयुष भाई, क्योंकि लोगों की मानसिकता एक ही बन चुकी है कि जो उन्हें पैसे देगा, वो उसी को वोट देती है, चाहे आगे जाके वो उनसे वो पैसे ही क्यों ना छीन ले। हम्म। हो सकता है विजय ने ये किया हो, क्या पता आगे वो इस स्कीम को लागू करे या ना करे, खैर वो तो आगे का आने वाले 5 साल के भविष्य पंजाब में ऐसे बताएँगे, हुआ है ना, बट भगवत मान ने वादा किया था कि सबके अकाउंट में, सारे महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजेंगे। अब जा करके स्टार्ट हाँ, किया है, कह रहा है कि पहले मोदी जी के पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मैंने स्टार्ट किया। पहले लोगों ने मोदी जी के पैसे खर्च किए, बहाना देखो ना। बिल्कुल, ये सब तो पॉलिटिकल गेम है आयुष भाई, सब बस अच्छा, चलने जैसे वाला है, जो पॉलिसी सरकार, नहीं बदल रही। हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको एक आंकड़ा पेश किया, खासकर फूड ग्रेन वाला, लगभग 67% लोग जो हाँ, पैसे उठा रहे हैं। जो इन इन जनरल जो विषय होता है, डिबेट का विषय होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4.8% लोग
उसके हकदार होने चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में 67% लोग मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, उसके भुक्तभोगी हैं। हाँ तो जैसे इन जनरल हम कई बात करते हैं कि अगर वो पैसे जो आपको, आप भी अवगत हो गए, आपने भी सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा आपने ग्रहण किया है, तो जो आजकल हाँ खासकर ग्रामीण स्कूलों की जो हालात हो गए हैं, टीचर हैं तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर 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 हम एक बैच से भी अगर 10 बच्चे भी अच्छे से शिक्षित होते हैं, तो जितना जितना उनको डीबीटी के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में उससे वो अधिक पैसे छाप लेंगे खुद के मेहनत से। हाँ, बिल्कुल आयुष भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मेरा भी ये विचार है कि सरकार को किसी भी तरह की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो स्कीमें नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ जो उनको चीजें चाहिए, जैसे राशन चाहिए या किताबें चाहिए या पढ़ाई में मदद चाहिए, वैसे देना चाहिए। बट आयुष भाई, मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि एक समस्या नहीं होती, कई सारी समस्या जुड़ी हुई होती हैं। सरकार जैसे पीडीएस सिस्टम लेके आई मुफ्त राशन, तो क्या हुआ कि मुफ्त राशन, अच्छा राशन लोगों को मिल रहा है, बट फिर वही लोग वो राशन कालाबाज़ारी कर रहे हैं, दूसरे मार्केट्स में जाके बेच दे रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री की दवाइयाँ मिल रही हैं, वो कालाबाज़ारी हो रही है। आपको अभी कल-परसों का ही केस पता चला होगा कि वो एम्स का कैंसर का इंजेक्शन का वो ब्लैक मार्केट में मिल रहा था। हम्म। अब यहाँ तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते क्योंकि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, कैंसर का इंजेक्शन दे रही है। यहाँ पे समस्या समझना होगा। दूसरा, जैसे पीडीएस में जो कालाबाज़ारी होती है, अन्य तरह की जो सब्सिडी वाली योजनाएँ हैं, वहाँ पे जो कालाबाज़ारी होती है, उनको रोकने के लिए सरकार ने कहा कि हम सीधा लोगों को पैसे देते हैं, तो बीच में जो वस्तु हम देते थे उसकी कालाबाज़ारी वो नहीं होगी, ताकि लोग सीधा मार्केट से आके वो पैसा खरीद लेंगे। ये एक 50% इसका अच्छा यूज़ भी बना, बट 20-30% इसका गलत यूज़ भी बना क्योंकि जो लोग इन्होंने पैसा यूज़ नहीं करना था, उन्होंने ये गलत कामों में पैसा यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर का मुखिया एक आदमी है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो वो हो सकता है वो शराब पे, जुए पे पैसा कर दे। सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कहा कि जो घर की महिला होगी, मुख्य महिला, उसके बैंक अकाउंट में पैसे देंगे, तो ये समाधान निकला। एक समस्या सामने आई, तो एक समाधान भी निकला। ऐसे ही हमें और भी चीज़ों की बात करनी पड़ेगी। आपने कहा कि 67% लोग अनाज ले रहे हैं। मेरा भी मानना है कि इतने परसेंट लोगों को अनाज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सरकार की वो रेवड़ी कल्चर है, उसे वोट भी पाने हैं, तो उसे सब लोगों को राशन देना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन मिल सके, ले लें, ताकि बस वो उनको वोट मिलते रहें। मेरे को लगता है बस भारत में लगभग 5 से 10% लोगों को राशन की ज़रूरत पड़ती होगी, उनमें से हो सकता है डेली जो डेली वेजर्स हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या कुछ अति पिछड़े ट्राइब्स हैं, उनको राशन की ज़रूरत पड़ेगी और किसी को नहीं पड़ेगी। बट मुफ्त की रेवड़ी कल्चर सरकार बाँट रही है, तो लोग ले रहे हैं। यही कहना है बस इसमें मेरा। नहीं, आपने काफी अच्छे तरीके से आपने विचार रखा, सब अपने सारे फैक्ट्स रखे। लेकिन विषय गंभीर तभी होता है कोई चीज में जब करप्शन, जैसे मैंने आपके माध्यम से समझ पा रहा हूँ कि कोई चीज में जब करप्शन घुस जाता है, और हमें जी, पता है, आपको पता है कि जितने भी फंक्शन हमारे देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे एक्टिविटी में करप्शन इंडल्ज है। तो इस पे बिल्कुल। सरकार को कहीं ना कहीं और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि हाँ, उस फायदे का गलत प्रयोग ना हो। और एक दो मामले में जहां तक हम देख पा रहे हैं, जो अभी वेस्ट बंगाल में जो घुसपैठी है वो निकाला जा रहा है, तो वहां पे एक सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि ये जो घुसपैठ वाली समस्या है ये बहुत पुरानी हो चुकी है और अभी तक खत्म नहीं हो पाई। तो ये कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों का विफलता जग जाहिर करता है। साहब यार, ये जो घुसपैठ की समस्या 1971 की है। आज हम हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा को कितना भी गाली दे लें, ठीक है, वो जो कुछ बातें कहते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए एज अ चीफ मिनिस्टर, बट जो एज अ मुख्यमंत्री असम में जो कार्य कर रहे हैं, खास करके जिस प्रकार से घुसपैठियों को चिन्हित करके उनके देश वापस भेजा जा रहा है, वो कार्य काफी काबिल तारीफ है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि केवल बेनिफिट के लिए है। जिस प्रकार से हमारे देश के युवाओं को माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है हाँ, और उनको एज अ इंसर्जेंट
इंडल्ज किया जा रहा है कि आप अपने देश के खिलाफ बोलो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करो ताकि देश का मोरल डाउन हो और कुछ लोग मरे, ताकि इंस्टेबिलिटी फैले। तो कहीं ना कहीं इस पे असम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और अभी मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल सरकार भी इसी रास्ते चल पड़ी है और उनको चिन्हित करके उनको अपना देश भेजा जा रहा है, जो कि ये पहले नहीं होता था। बिल्कुल, ये जो हमारे देश में अवैध अप्रवासी मजदूर या जो भी घुसपैठी कहिए उन्हें, ये समस्या बहुत गंभीर है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है। और इसी में आप ये देखिए ना कि आयुष भाई कि जब एक एक्स्ट्रा लोग हमारी एक फिक्स ज़मीन पे आ जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो जो हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे लिए रिसोर्सेज़ की कमी होगी। आप असम से, बांग्लादेश से इतने लंबे समय से घुसपैठिए आते जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है, वो उन लोगों को भी मिल रहा है। जो मुफ्त में दवाइयाँ होती हैं, फ्री हेल्थ कैंप लगते हैं या जो अन्य भी सरकार की तरफ से फ्री सुविधाएँ मिलती हैं, उनका फ़ायदा वो लोग भी ले रहे हैं। हमारी कुछ नौकरियाँ जो डेली वेजेस की होती हैं, ऐसी नौकरियाँ जिनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की या बहुत ज़्यादा डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नौकरियाँ हमारे देश के मूल लोगों के लिए कम हो रही है क्योंकि इन तरह की नौकरियों पे उन लोगों का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। ये समस्या अगर ये मिट जाएगी तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और इफेक्टिव वे से लागू हो सके। या जो ऐसी जो सरकारी जो स्कीमें हैं वो सब अगर अगर हमारे देश में आयुष भाई 1 भी परसेंट अवैध अप्रवासी ना बचे, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि हम उसको सबको फुलफिल कर पाएँगे। बट वो हमारी सरकार की कुछ नाकामियाँ थी। हमने 1971 में भले ही बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, हमने सारे लोगों को वहाँ पे अपनी शरण दी, वो एक मानवीय उद्देश्य से सही है। पर जो लोग अवैध आ रहे हैं, जिनका कुछ डेटा नहीं है, वो देश में आतंकवादी हमले करेंगे या खाली बस यहाँ पे स्लीपर सेल बन के काम करते रहेंगे, वो लोग भी हमारी फ्री सुविधाओं का गलत इस्तेमाल उठा रहे हैं। इस समस्या भी से भी निपटना ज़रूरी है। और ये जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, इन विषयों पे चुप रहते हैं। उनके पास समय है कि वो बिल्कुल। राम मंदिर जैसे विषय पे बोल सके। उनके पास समय है कि वो चिकन नेक को अलग करने के लिए इस पे अपना विचार रख देंगे। उनके पास समय है कि कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण देंगे ताकि देश में अस्थिरता फैले। लेकिन जब ये विषय बांग्लादेश घुसपैठिए की आती है, तो वो उनके मुंह पे टेप बंद जाता है। वही है ना तो कि ऐसे कहीं लोग न कहीं जैसे कि सबके जैसे तार जुड़े हुए हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक शब्द का प्रयोग किया है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, दिमागी नक्सल। तो ये दिमागी नक्सल ये फिट बैठता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग उन विचारों को, उन बिल्कुल, उद्देश्यों को, उनको बैक कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उनको हम दिमागी नक्सल ही बोलेंगे। उन दिमागी नक्सलों के कारण लोग बैठ रहे हैं, लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं यार। अगर अगर ये विफलता आ रही है तो कहीं ना कहीं वो सारे सरकार का जितना भी प्रॉफिट वाले स्कीम्स है उनका वो लाभ उठा पा रहे हैं, वो लाभ उठा रहे हैं, तो वो हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर ये जितनी भी इंस्टेबिलिटी है उन उन चीजों से क्रिएट हो पा रही है। तो एक इसका ये बहुत बड़ा लिंकेज है। बिल्कुल है भई। हम्म। और क्या है कि जब हमारे देश में लोगों को आदत हो चुकी है कि वो हर चीज़ को है ना पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि सरकार क्या कहना चाह रही है, क्या वो कहना चाह रही है कि सबसे पहली बात जब प्रधानमंत्री वहाँ पे भाषण दे रहा है, तो वो किसी पार्टी का भाषण नहीं दे रहा, वो देश का भाषण दे रहा है। सही बात। आयुष्मान मैं आपको बताऊँ और दिमागी नक्सल उन्हें आज देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो भी सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ अपना नया सोचने की कोशिश करें कि सरकार उनको दिमागी नक्सल कर रही है। आयुष भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमागी नक्सल की परिभाषा एक ये है कि जब सबसे पहले पश्चिम बंगाल से नक्सल शुरू हुआ, उसके बाद जब जेएनयू और एएमयू का जब हम प्रोपेगेंडा देखते हैं, तब हमें अर्बन नक्सल परिभाषा समझ में आती है कि वो लोग जो शहरों में रह के जो गाँव के नक्सल हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब दिमागी नक्सल क्या होता है? दिमागी नक्सल आयुष भाई ये होता है कि हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं बट हम मेनली अपने दिमाग के ज़रिए ऐसी कुछ उपज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे नक्सलिज़्म और ज़्यादा फैले। वो किसी भी रूप में फैल सकता है, चाहे वो शहर के रूप में हो या गाँव के रूप में हो, चाहे वो देश को तोड़ने के रूप में हो, चाहे वो समाज में बँटवारा करने के रूप में हो। आप ये सोचिए कि एक
प्रोफ़ेसर जेएनयू की एक बड़ी प्रोफ़ेसर कहती है कि ये देश मनहूस है, ये दिमागी नक्सल है। सही बात। अब जब और हमारे ये बहुत देश की खतरनाक भी एक है देश राज्य के की लिए यार, ऐसे सरकार लोग बचे हुए हैं देश में हमारे रहते हैं, तो ये बहुत खतरनाक भी है, ऐसे विचार के साथ रहने वाले। बिल्कुल। और जब हमारे देश में एक राज्य की एक सरकार ये कहती है कि भारत को न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहिए या हम अपने राज्य का विदेश मंत्री कर देते हैं, हमारे राज्य का एक अलग झंडा होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये है असली दिमागी और हुँ, अर्बन नक्सल का मिक्स रूप। आप डिजिटल अपने कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो देश को तोड़ने के लिए काम आ सके जी। या ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं कि जिसमें देश की प्रॉब्लम्स और उनके बहुत ही ज़्यादा गंभीर सॉल्यूशन लिखे हों कि आपको पुलिस वाला एक रिश्वत लेते हुए दिख रहा है तो पुलिस वाले को मार दो। ये दिमागी नक्सल है। हुँ, यहाँ पे सोच ये हो सकती है कि आपको पुलिस वाला रिश्वत मिलने के मेरा आप भले ही 100 लोग जाके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, ये समझ में आता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। बट जब इस तरह की चीज़ें हम करने लग जाते हैं, तो ये असली दिमागी नक्सल है, हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनके मन में वही बस माओ और उनकी लाल किताब भरी हुई है कि कुछ भी होना है तो बस गोली मार देनी है, हमारे खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं होनी। जी, जी। तो इस पूरे बातचीत का एक मैं जहाँ तक सार निकाल पा रहा हूँ, एक कन्क्लूज़न निकाल पा रहा हूँ, तो जी, जो हमारी डीबीटी स्कीम है या फिर जो कंसेंसस दिए जा रहे हैं लोगों को, तो सबसे पहले सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी स्कीम बन रही है। हाँ। जब जब सरकार इसमें ट्रांस सरकार की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ सरकार सरकार की तरफ से 90 टू 95% ट्रांसपेरेंसी है। जी, ग्राउंड लेवल पे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही, इसके हाँ, लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो और सरकार इसमें को मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा था कि करप्शन कम हुआ है, मैंने कहा था कि करप्शन बिल्कुल कम हुआ है, बट ये है कि एक करप्शन खत्म हो गया बट एक छोटी-सी समस्या हमारे पास है कि हमारे गाँव के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्हें डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो अब सरकार को करप्शन तो छूट गया है, अब उनकी डिजिटल लिटरेसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी गाँवों में और जो शहर के जो दिहाड़ी मज़दूर हैं ना, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो उन्हें पैसे मिलते हैं, उसको निकलवाने के लिए अभी भी साइबर कैफ़े का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है हमारे देश में। जी, जी। साइबर कैफ़े से उन्हें पैसे निकलवाने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें बैंक से पैसे निकालना, एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता। सरकार अगर सभी लोगों को ये डिजिटल रूप से लिटरेट कर दे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम पूरी तरीके से सफल होगी, जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मतलब तो यही मैं मेरा भी यही कहना है या फिर यही मेरा मानना है कि अगर सरकार 100% ट्रांसपेरेंट होती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। लोग सवाल पूछेंगे तो उस सवाल का जवाब मिलेगा, सरकार रिस्पॉन्सिवनेस होगी और एक वार्तालाप का एक मंच तैयार रहेगा जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से और रिप्रेजेंटेटिव अपने लोग से बात कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल, तो यही आज का विषय था और आप आज पधारे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बस बस हमें भी